नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बलराम मिश्रा और मैं आपको स्वागत करता हूँ मेरा चैनल पर्पज ऑफ एवरीथिंग पर। तो हम हिंदी में जेनोवा रीड कर रहे हैं। जेनोवा का 10th चैप्टर, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, यानी एग्ज़ाम के लिए नहीं, अपना माइंड को समझने के लिए इम्पोर्टेंट है। तो पिछले वीडियो में हम देखा था कि कैसे जब हम इम्पल्स लेते हैं 5 सेंसेस के जरिए, आँख, कान, नाक, इस तरह 5 सेंसेस की जरिए जब हम इम्पल्स लेते हैं, इम्पल्स क्या होता है? ये एनर्जी का एक रूप होता है जो कि हम लेते हैं 5 सेंसेस की जरिए। और जब हम लेते हैं तो क्या होता है? 2 टाइप्स हो सकता है। या तो वो इम्पल्स जब डिकोड होगा, जब वो खुलेगा, तब या तो वो डिपॉजिट हो सकता है, स्टोर हो सकता है, या तो वो खर्चा हो सकता है, यानी नष्ट हो सकता है। तो जब डिपॉजिट होता है उसको हम प्लस रिजल्टेंट इंटेंसिटी कहते हैं। तो जब वो खर्चा हो जाता है तो उसको माइनस रिजल्टेंट इंटेंसिटी कहा जाता है। तो आज हम आगे रीड करेंगे। जब आप जमा करते हैं तो उसको हम प्लस रिजल्टेंट इंटेंसिटी कहते हैं। और यदि शायद कभी डिकोडिंग शून्य ऊर्जा रिलीज करता है, जिन बिंदुओं में ये ऊर्जा एकत्रित होते हैं उन्हें क्रमशः आईईएसएम केंद्र कहा जाता है। ये सभी बिंदु मस्तिष्क के भाग 1 में है। मस्तिष्क की भाग 2 कोशिकीय आणविक ऊर्जा को जमा करती है, भाग 3 आणविक ऊर्जा और भाग 4 इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा को जमा करती है। तो बात यह है कि जितने सारे एनर्जी हम लेते हैं तो कुछ कुछ आई सेंटर में जाता है, कुछ कुछ ई सेंटर में जाता है, कुछ कुछ एस सेंटर में जाता है, कुछ कुछ एम सेंटर में जाता है। तो फर्क ये है कि आपका जो एनर्जी है वो कहाँ ज़्यादा खर्च हो रहा है। तो अगर ई सेंटर एनर्जी ज़्यादा खर्च हो रहा है तो ऐसे मान लो कि ई सेंटर का लीकेज की तरह है। ई सेंटर आपका एनर्जी को ड्रेन कर रहा है। अगर आप आई सेंटर में लीकेज हो रहा है तो ऐसे समझ लेते हैं कि आई सेंटर के जरिए हमारा ब्रेन की जो एनर्जी है, इंटेंसिटी है, वो माइनस हो रहा है। लेकिन माइनस करने से क्या होता है? नुकसान ही होता है। तो इसलिए हमको उसको बढ़ाना पड़ेगा। किसको? इंटेंसिटी को बढ़ाना पड़ेगा। कैसे बढ़ाएंगे? बढ़ाने का तरीका है कि एनर्जी को खर्चा होने से बचाएं। जब तक उचित तरीकों का पालन नहीं किया जाता है और पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सेंटर के बीच संतुलन स्थापित किया नहीं जाता है तो पांचवा, छठा और सातवां केंद्र पर नियंत्रण संभव नहीं है। जब चारों सेंटर में संतुलन स्थापित होता है तब पांचवा सेंटर विकसित होता है। बाद में छठवा और सातवीं सेंटर को भी चेतना के समुचित विस्तार और उच्च शक्तियों की तीव्रता, दर और उसके संचय के बिंदुओं पर हम क्यों और कैसे पहुँचे। तो ये ऐसा है जैसे स्कूल में सिस्टम चलता है ना, क्लास 2 पास किया, क्लास 3 पास किया, क्लास 4, इस तरह चेन चलता रहता है। ठीक है, इसलिए हमारा माइंड के अंदर भी ऐसा ही होता है। जब एनर्जी इकट्ठा होता है तो ये प्रमोशन की तरह चलता रहता है। अब सेक्शन 2 पर पहुंचते हैं, फिर सेक्शन 3 पर पहुंचते हैं, फिर सेक्शन 4 तक, जो कि आखिरी सेंटर है, उसका पास आप पहुंच जाते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा? क्या हम पहुंच सकते हैं? एक सेंटर की तीव्रता की दर लगभग आई सेंटर की तीव्रता के समान है। इस पृथ्वी पर सामान्य मानवता भौतिक ऊर्जा और बौद्धिक ऊर्जा, भावनात्मक या सेक्स की ऊर्जा की तुलना में कम खर्च करती है, क्योंकि भावनाओं की संभावित खर्च करने की शक्ति बौद्धिक और भौतिक दोनों ऊर्जा के उत्पादन से ज़्यादा है, और बौद्धिक, शरीर और भावनात्मक तीनों के साथ की ऊर्जा सेक्स ऊर्जा के संभावित खर्च के बराबर है। आजकल इस ग्रह पर इन मामलों में नाखुश स्थिति है। आइए इसे एक उदाहरण से समझें। तो सबसे ज़्यादा कहाँ खर्चा होता है? आपने देखा कि सेक्स सेंटर के जरिए होता है।
भावना मतलब बहुत सोचते हैं, हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं, इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा करते हैं, बैठे बैठे क्या होने वाला है उसको बहुत ज़्यादा हम सोचते हैं। इसको भावनात्मक खर्चा बोलते हैं। जब आप सोच रहे होते हैं, मान लो आपने कोई टॉपिक के बारे में 10 घंटा सोच लिया, तो ये ऐसा है बस जैसे कि 10 घंटा आपने एनर्जी खर्चा कर लिया अपना। और जब ई सेंटर का एनर्जी खर्चा होता है तो ई सेंटर बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। तो ई सेंटर का पावरफुल मतलब पॉजिटिवली पावरफुल नहीं, नेगेटिवली पावरफुल हो जाता है। तो इसे हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। आई और एम सेंटर के लिए 1000 इकाई ऊर्जा लेते हैं, मतलब 1000 यूनिट। ई सेंटर के लिए 2000 इकाई और एस सेंटर के लिए 4000, जो कि हमारा वर्तमान समय की IESM के लिए अनुपात क्रमशः 2:4:8:2 है। ये दर सबसे अच्छी तरह से दोगुनी प्लस हो सकती है और अपने न्यूनतम स्तर तक माइनस हो सकती है। क्रमिक विकास धीरे धीरे इसके अनुपात को बदल देगा और तब पूरी मानव जाति का IESM का अनुपात क्रमशः 5:2:2:1 हो जाएगा। तो जेनोगा बोल रहा है कि अभी जो पॉपुलेशन जितने सारे लोग हैं वो 2:4:8:2 की रेशियो में उनका IESM सेंटर है। मतलब IESM सेंटर ये सबका अंदर होता है। गौतम बुद्ध के अंदर भी होता है, हमारा अंदर भी होता है, जे कृष्णमूर्ति के अंदर भी होता है, सबके अंदर होता है। लेकिन फ़र्क होता है। किसका फ़र्क होता है? रेशियो की फ़र्क होता है। किसका पास आई सेंटर ज़्यादा होता है, किसका पास ई सेंटर ज़्यादा होता है, किसका पास एस सेंटर ज़्यादा होता है और किसका पास एम सेंटर ज़्यादा होता है। तो ये जो कम ज़्यादा, क्या इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? आपको लगेगा कि हाँ बस अप डाउन तो है, इसमें क्या फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन एक्चुअली फ़र्क पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। जैसे कि जब आप स्कूल में होते हैं, स्कूल में क्या होता है कि बच्चे पढ़ते हैं, टीचर आकर के उन्हें डांटते हैं। डांटने के बाद क्या होता है, बच्चे डर डर के पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये समझदारी नहीं है, ये इंटेलिजेंस नहीं है। अगर टीचर किसी को पढ़ा रहा है तो क्या ये कोऑर्डिनेशन आ रहा है? क्या आपका बात ट्रांसफ़र हो पा? नहीं हो पा। बस बच्चा जो कुछ भी कर रहा है सब डर डर के कर रहा है, डर डर के मर मर के कर रहा है कि मुझे पिटाई होगा, नहीं तो अगर नहीं करूँगा तो पिटाई होने वाला है। तो ये इंटेलिजेंस नहीं है। मतलब जेनोगा जो बोलता है कि 2:4:8:2 यानी आई सेंटर 1000 और ई सेंटर कितना, सॉरी हाँ रेशियो आई सेंटर के लिए 2 बोल रहा है और ई सेंटर के लिए 4, एस सेंटर के लिए 8 और एम सेंटर के लिए 2। ये जो रेशियो है इसको हमको बदलना पड़ेगा। कैसे बदलना पड़ेगा? 5:2:2:1 करना पड़ेगा। यानी इंटेलिजेंस 2 था, इंटेलिजेंस को कितना पड़ेगा? 5 होगा इंटेलिजेंस। और ई था 4, ई कितना हो जाएगा? 2 होगा। और एस था 8, एस कितना होगा? 2 होगा। और एम था 2, वो कितना होगा? 1 होगा। रेशियो बता रहा हूँ। तो ये होने में फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा, जैसे मैं आपको एग्जांपल दिया कि स्कूल में टीचर आकर के पढ़ाते हैं। वो कैसे पढ़ाते हैं? वो डांट के पढ़ाते हैं, या फिर हो सकता है वो अच्छे से उनके साथ कोऑर्डिनेट करके पढ़ाते हैं। तो इसमें ये जो IESM में हम मान लेते हैं कि आई सेंटर बहुत ज़्यादा समझदार है। ओके, आई सेंटर बहुत ज़्यादा समझदार है, उसको पता होता है सब कुछ। अगर ये समझदार है तो क्या ये सारे सेंटर को डांट करके सिखाना चाहिए जिसे टीचर स्कूल में सिखाते हैं? नहीं, ऐसा जेनोगा बिल्कुल नहीं बताता। हमको उसका साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। कोऑर्डिनेट यानी हमको आई सेंटर को, ये तीनों सेंटर को
समझाना होगा, तभी जा कर के उनके अंदर बात ट्रांसफ़र हो पाएगा। मतलब हम चारों सेंटर को समझदार बनाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। इस बीच कुछ व्यक्ति जैन योग के माध्यम से इन नियमित अनुपात को प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो रेशियो हमको पाना है 5:2:2:1, ये रेशियो पाने के लिए जैनों का बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सुविधा के लिए हम IESM के लिए इकाई बल के रूप में क्रमशः 1000, 2000, 4000 और 1000 लेते हैं। यानी IESM को 1000, 2000, 4000, 1000 इनको सपोज लिया है। ये 2 गुना अधिकतम प्लस या तो माइनस हो सकता है। ये बिंदु IESM पर मस्तिष्क की भाग 1 में आने वाली कोडेड आवेग को डिकोड करके जारी की गई ऊर्जा का परिणाम है। अगर ठीक से डिकोड किया गया तो हमें प्लस मिलता है। अगर इम्पल्स को डिकोड ठीक से किया जाता है तो प्लस मिलता है, अगर ठीक से नहीं किया जाता है तो माइनस रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिलता है। शायद ही कभी डिकोडिंग से ज़्यादा ऊर्जा खत्म होती है। जब लागू किया गए तरीके गलत होते हैं। यदि 4 आवेग मस्तिष्क के भाग 1 में 4 बिंदुओं तक पहुंचते हैं तो प्रत्येक केंद्र में डिकोडेड ऊर्जा रिलीज होते हैं। सभी 4 बिंदुओं में डिकोडिंग समान रूप से सही या गलत होनी चाहिए। इस बल को उचित तरीके से कैसे एकत्रित किया जाता है? उचित तरीक़ा से कैसे एकत्रित किया जाता है? जब बलों का एक निश्चित मात्रा जमा होती है तो कुछ निश्चित परिणाम संभव है। यदि एक जेड यूनिट यानी एक जैन योगा यूनिट बल जमा किया जाता है तो ये बल एक विशेष तंत्रिका से होकर गुजरता है, जिसे सुषुम्ना कहा जाता है, जिसे स्पाइनल कॉर्ड कहा जाता है। पीछे मतलब ये जो है ना, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं तो आपको पता ही होगा ना। पीछे से जो बैकबोन गया है उसके अंदर गया है स्पाइनल कॉर्ड, तंत्रिका से होकर गुजरता है, जिसे सुषुम्ना कहा जाता है। और बारी बारी से मस्तिष्क के भाग 2, 3 और 4 तक पहुंचता है। इस तरह के बल को परमेश्वरी कहा जाता है। वान जेनेगा यूनिट बल होने से पहले ये कुंडली सोई रही होती है। तो हमारा जो कुंडलिनी है ये सोई हुई रहती है। जब एक जेनेगा यूनिट तक पहुंच जाता है हमारा रिजल्टेंट इंटेंसिटी, तब क्या होता है? तब सोई हुई कुंडलिनी जगती है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, मैं आपको बार बार बताता हूँ क्योंकि मुश्किल है, और जो मुश्किल है उसको छोड़ देना नहीं है सर, उसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, तभी जा करके ये 10th चैप्टर क्या बता रहा है आपको समझ में आएगा। क्योंकि धड़ से समझने आने वाले बात जनों का नहीं बताता है, इसमें बहुत कुछ है, बहुत कुछ मिस कर जाएंगे अगर आप अच्छे से नहीं सुनेंगे। अगर आप डिस्टर्ब है तभी ये वीडियो देख रहे हैं तब भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो इसलिए आपको माइंड को शांत करके एकदम फ्रेश माइंड में आपको सुनना पड़ेगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अगर शेयर कर देना, और वीडियो मतलब चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।